हेलो स्टूडेंट्स, आपको पिछले वीडियो में भूचुंबकत्व के अवयव में संबंध बताया था, ठीक, और आपने न्यूमेरिकल भी किए होंगे। आज आपको बताएंगे कि उदासीन बिंदु किसे कहते हैं। छोटे छोटे टॉपिक है, न्यूट्रल पॉइंट्स, ठीक, उदासीन बिंदु। देखिए ध्यान देना, न्यूट्रल पॉइंट क्या है। जब हम किसी चुंबक की बल रेखाएं खींचते हैं, ठीक, जैसे हमने ये चुंबक लिया। अच्छा ये बताओ, दिशाओं के बारे में थोड़ा बताओ। अगर दिशा देखी जाए तो भौगोलिक दक्षिण, भौगोलिक उत्तर, भौगोलिक दक्षिण और भौगोलिक पूर्व इधर होता है, ईस्ट वेस्ट, दिशाएं होती है। तो चुंबक को हम दो प्रकार से रख सकते हैं, ठीक, कि हम चुंबक को चुंबकीय आव्यूत्तर में रखते हैं और बल रेखा खींचते हैं। जैसे हमने क्या किया, चुंबक को चुंबकीय आव्यूत्तर में रखा, ये चुंबक लिया और इसको हम एक प्रकार ऐसे रख सकते हैं, कैसे कि चुंबक के दक्षिणी ध्रुव, चुंबक का कौन सा ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ठीक, एस, और उत्तरी ध्रुव ये क्या है, चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को भूगोल के उत्तर में रख लिया। मतलब रखा हमने चुंबकीय आव्यूत्तर में इसको, लेकिन दक्षिण उत्तर की ओर है, या ऐसे रख ले, चुंबक के उत्तर को भौगोलिक उत्तर की ओर रख ले। दो प्रकार से बल रेखाएं खींच सकते हैं। तो ये पहली प्रकार की बल रेखाएं जो हैं, इनको बोलते हैं N2S, मतलब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को भौगोलिक दक्षिण की ओर रखा गया। और N2N होती है कि जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर रखा गया। देखने में ये N2S NS की ओर है, ये N2N NN की ओर है। तो जब पहली स्थिति में हम बल रेखा खींचते हैं तो उदासीन बिंदु में यहां कहीं ऐसे प्राप्त होता है। जैसे बल रेखा हमने खींची, ऐसे बल रेखा खींची, ठीक, और ऐसे बल रेखा हम खींचे। भाई एम से निकलेंगे, ठीक, इधर भी से निकलेंगे और ये कोई बल रेखा ऐसे इनसे निकली, ऐसे निकली। तो हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स प्राप्त होते हैं, ठीक, कुछ ऐसे बिंदु प्राप्त होते हैं, ये भी छोड़ दो, मतलब ऐसे पॉइंट देखो, बल रेखा फिलहाल बहुत सारी होंगी, ऐसे हमने पॉइंट लिया, या इसमें बल रेखा खींचे, नार्थ ध्रुव से ऐसे निकली, ऐसे प्रवेश कर देंगे, ठीक, नार्थ ध्रुव से ऐसे निकली, ऐसे प्रवेश कर देंगे, है ना। ठीक, तो हमें इसमें यहां कहीं ऐसे बिंदु प्राप्त होते हैं। दो कंडीशन, ठीक, ये बिंदु जहां से कोई बल रेखा नहीं गुजरती है। जब हम किसी चुंबक की बल रेखाएं खींचते हैं, चाहे कैसे रखो, जैसे आपने क्या किया, N को S की ओर रखकर खींचा, मतलब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को भौगोलिक दक्षिण की ओर रखकर आपने बल रेखाएं खींची, तो चुंबक के ये जो बिंदु ऐसे मिलेंगे, हमें चुंबक के अक्ष पर प्राप्त होंगे। और यदि आपने चुंबक के उत्तरी ध्रुव को भौगोलिक उत्तर की ओर रखकर बल रेखाएं खींची, तो ये चुंबक की निरक्ष होगी, ऐसे वाले, तो निरक्ष पर पॉइंट प्राप्त होंगे। ये ऐसे पॉइंट होते हैं जहां चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, इसका चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 36 घटक के बराबर होता है, लेकिन दिशा में विपरीत होता है, ठीक, मतलब ऐसे बिंदु जहां चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के
क्षैतिज घटक के बराबर, किंतु दिशा में क्या हो, विपरीत हो। ठीक, तो उन बिंदुओं को हम उदासीन बिंदु कहते हैं। जब हम इसकी दो कंडीशन लिखनी पड़ेगी। जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को भौगोलिक दक्षिण की ओर रखकर बलरेखाएं खींचते हैं तो उदासीन बिंदु चुंबक की अक्ष पर प्राप्त होते हैं, और जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को भौगोलिक दक्षिण की ओर रखकर बलरेखाएं खींचते हैं तो उदासीन बिंदु चुंबक की अक्ष पर प्राप्त होते हैं। तो देखिए लिख देते हैं, डिफाइन कर दें, ऐसे बिंदु जहां चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, जहां चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के बराबर, क्षैतिज घटक के बराबर किंतु दिशा में विपरीत होता है, तभी तो परिणामी जीरो होगा। ठीक, किंतु दिशा में विपरीत होता है, उदासीन बिंदु कहलाते हैं। उदासीन बिंदु कहलाते हैं। उदासीन बिंदु पर, कैसा भी उदासीन बिंदु चाहे जिस कंडीशन में हो, उदासीन बिंदु पर देखो B बराबर एच के होता है, वो भी माइनस का, क्योंकि मान तो बराबर होंगे लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, इसलिए वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो B बराबर क्या लिख देंगे, माइनस एच लिख देंगे। ठीक, अब यहां पर ध्यान देना, नंबर 1 कि जब N2S बलरेखाएं खींचते हैं, ठीक, नंबर 1 N2S स्थिति में अब समझ लो N2S स्थिति में हम क्या बताने वाले हैं। दिशाएं आप जानते हैं, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। N2S कंडीशन में क्या है कि जब हम ये चुंबक ले लें S बलरेखाएं खींची और इस चुंबक की बलरेखाएं खींची ऐसे, एन से निकली ऐसी की ओर गई, वही बात इसमें, एन से निकली एस की ओर गई। ऐसे बहुत सारी बलरेखाएं आप खींच सकते हैं, एन से निकली एस की ओर गई, एन से निकली एस की ओर गई, ऐसे बहुत सारी बलरेखाएं खींच सकते हैं। तो चुंबक की अक्ष पर देखो, ये चुंबक की अक्ष है, चुंबक की अक्ष पर हमें दो ऐसे पॉइंट प्राप्त होंगे जिन पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होगा और दिशा में विपरीत होगा, अर्थात B बराबर माइनस एच। ठीक, ये न्यूट्रल पॉइंट है। एन से लिख लें, चलो एन डैश से लिख लें क्योंकि एन एस इसमें लिख चुके हैं। ठीक, अब अगर हम लिखें यदि चुंबक के केंद्र से उदासीन बिंदु की दूरी r हो, लिखेंगे यदि चुंबक के केंद्र से उदासीन बिंदु की दूरी, उदासीन बिंदु की दूरी r हो तो देखो चुंबक की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या होता है, μ0/4 पाई 2m बटे r³ बराबर किसके होगा, h के। ठीक, चुंबक के केंद्र से उदासीन बिंदु की दूरी अगर r है तो B का मान क्या हो जाएगा, μ0/4 पढ़ा था ना अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र, μ0/4 पाई 2m बटे r³, जहां m जो है आपका क्या है, चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, m चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, तो μ0/4 पाई, ठीक, बराबर h, ये B बराबर होगा ना चुंबक की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, जो किसके बराबर होगा, h के बराबर होगा। ठीक,
कब? जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को भौगोलिक दक्षिण की ओर रखकर हम बलरेखाएं खींचेंगे। ठीक, देखो एन डैश हमने न्यूट्रल पॉइंट के लिए एन लगाया हुआ है यहाँ पे। ठीक, कंफ्यूज मत होना। पहली स्थिति ये हो गई, ये फार्मूला अप्लाई होगा क्षेत्र घटक ज्ञात करने का। दूसरी स्थिति है नंबर 2, यहां पर डाल रहे हैं N2S। N2S का क्या अर्थ है? एक मिनट, N2S तो आपने अभी किया ना, पहला वाला भी किया है। ठीक, देखिए दूसरी कंडीशन है आपकी N2N स्थिति। जब चुंबक का ये उत्तरी ध्रुव और चुंबक का ये दक्षिणी ध्रुव, मतलब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को भौगोलिक दक्षिण की ओर, भौगोलिक उत्तर की ओर रखकर हम बलरेखाएं खींचेंगे। ठीक, तो हमें न्यूट्रल पॉइंट जो है यहां कहीं प्राप्त होते हैं, चुंबक की अक्ष निरक्ष पर इन बिंदु एन डैश, ये एन डैश। जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को भौगोलिक उत्तर की ओर रखकर चुंबकीय बलरेखाएं खींचते हैं तो उदासीन बिंदु चुंबक की निरक्ष पर प्राप्त होते हैं। अब अगर मान लीजिए यदि चुंबक के केंद्र से उदासीन बिंदु की दूरी r है तो b बराबर इस बार होगा μ0/4πm/r की, क्योंकि निरक्षीय स्थिति में चुंबक के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ये होता है जो h के बराबर होगा। तो μ0/4π और m/, क्या हो जाएगा r3। ये किसका मान है? चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक, इस पर आधारित आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। वो बोलेगा क्या कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक h दिया होगा और आपसे कहेगा एक चुंबक के केंद्र से उदासीन बिंदु की दूरी दी है और हमने क्या है चुंबक के उत्तरी ध्रुव को भौगोलिक उत्तर की ओर रखकर बलरेखाएं खींची है, तो उदासीन बिंदु चुंबक की निरक्ष पर होगा। तो h बराबर ये सूत्र लग जाएगा μ0/4πm/r। और अगर N2S वाली कंडीशन होती जब चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को भौगोलिक उत्तर की ओर रखकर बलरेखाएं खींचते तो उदासीन बिंदु चुंबक की अक्ष पर मिलता, तो यहाँ पर 2m/r की वजह जाता। h का मान दिया हो तो r दिया हो तो m निकाल सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चनों में, इनके क्वेश्चनों में किसका मान निकालेंगे? m का मान निकालेंगे। ठीक, तो ये तो था आपका उदासीन बिंदुओं के बारे में। अब ध्यान देते हैं इसके बाद अन्य बातें आती है, जैसे कि जब हम किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, जैसे कोई पदार्थ हमारा, और उसको हम कहां रखें? बाहर के चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। ठीक, कहां रखते? बाहर के चुंबकीय क्षेत्र में, तो उसमें चुंबकत्व तो आ जाता है, उसमें अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक, जब किसी पदार्थ को हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, देखो एक चीज समझ लो, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन वैसे मानते हैं कि बाहर जो डायरेक्शन होती है n से s की होती है। हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है बाहर n से s की होती है। बोर्ड पर ध्यान दो। और जब हम किसी पदार्थ को बाहर के चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो इसमें एक चुंबकत्व आ जाता है। तो चुंबकत्व आएगा कैसे? बाहर चुंबकीय क्षेत्र n से s की ओर होता है तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे उत्पन्न होना चाहिए। इसका मतलब बलरेखाएं ये ऐसे जाए ऐसे मुड़कर आ जाए, बलरेखाएं ऐसे जाए ऐसे मुड़कर आ जाए। तो ऐसा कब संभव है? जब ये n बन जाए, ये क्या बन जाए? s बन जाए। देखो अंदर तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबक के भीतर s की ओर होती है, जो हमारे बाहर भी है। तो देखो जब किसी पदार्थ को बाहर चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो पदार्थ में चुंबकत्व आ जाता है। ठीक, तो चुंबकत्व जब पदार्थ में आ जाएगा तो दो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएंगे, एक बाहर का चुंबकीय क्षेत्र और एक जो पदार्थ जब चुंबित हुआ तो इसने अपना उत्पन्न कर दिया। जैसे ये पदार्थ, इसमें कोई चुंबकत्व तो नहीं है, लेकिन जब हम इसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो इसमें चुंबकत्व का गुण आ जाएगा, और जब इसमें चुंबकत्व का गुण आएगा तो ये अपना भी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो अपना कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो ये जो घटना है, ये सब पदार्थ में चुंबकत्व आने का जो गुण है, इसे हम चुंबकत्व कहते हैं या पदार्थ का चुंबकन कहते हैं। तो यहां पर स्टार्ट होगा चुंबकन से संबंधित परिभाषाएं। चुंबकन से संबंधित परिभाषाएं क्या है? देखिए, नंबर 1 चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण। ध्यान देना, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण नाम ही से लग रहा है,
मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, कि जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पदार्थ में भी चुंबकत्व आ जाता है। इस घटना को चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण कहते हैं। ठीक, जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो पदार्थ में भी चुंबकत्व का गुण आ जाता है। इस घटना को चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण कहते हैं। ठीक, अच्छा, इसमें चुंबकत्व आने की घटना चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण है। तो इसका मान क्या है? तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर जब पदार्थ में चुंबकत्व का गुण आया तो यहां पर दो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुए। एक वह चुंबकीय क्षेत्र जिसने पदार्थ में चुंबकत्व उत्पन्न किया, एक वह चुंबकीय क्षेत्र जो इसके चुंबकन के कारण उत्पन्न हुआ। एक इसका भी तो उत्पन्न हो गया। इसका जो इन दोनों का जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होता है वो चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण के परिमाण के बराबर होता है। अगर परिमाण की बात की जाए तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र और इसके चुंबकीय क्षेत्र का जो परिणामी होगा, इसके चुंबकीय क्षेत्र का जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या है? चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण का परिमाण है। तो क्या लिखेंगे? जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह चुंबकित हो जाता है, तो वह चुंबकित हो जाता है। इस घटना को चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण कहते हैं। इस घटना को चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण कहते हैं। ठीक, पदार्थ में इस प्रकार चुंबकत्व उत्पन्न हो जाने की जो घटना है चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण है। इस स्थिति में दो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। इस स्थिति में दो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। दो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। नंबर एक वह जिसने पदार्थ को चुंबकित किया। ठीक, नंबर वह जिसने पदार्थ को क्या किया? चुंबकित किया। नंबर दो कि वह जो चुंबकित पदार्थ के कारण उत्पन्न हुआ, क्योंकि जो पदार्थ चुंबकत्व तो आ गया जिसमें वो भी अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। वह जो चुंबकित पदार्थ के कारण उत्पन्न हुआ। इन दोनों चुंबकीय क्षेत्रों का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण के बराबर होता है। ठीक, इन दोनों चुंबकीय क्षेत्रों का परिणामी, इन दोनों चुंबकीय क्षेत्रों का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण के बराबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण के बराबर होता है। इसे बी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे बी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। इसे बी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक,
मात्रक इसका है, याद रखना, जो चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक। देखो चुंबकीय क्षेत्र प्रेरणा भी कहते हैं इसको और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं इसको, ठीक, ध्यान रखना। मात्रक इसका है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक। दूसरा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा टेस्ला, और सीजीएस में क्या है, सीजीएस में है इसका मात्रक गॉस, ठीक है। गॉस बराबर 10 की पावर -4 टेस्ला, और राशि जो है सदिश, ठीक। विमा इसकी निकाल लेना न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर से, विमा निकालना बहुत आसान है, mt -2 a -1 निकल आएगी, ठीक। तो इस प्रकार हम विभीय सूत्र भी इसका ज्ञात कर सकते हैं। तो पहली डिफिनेशन हो गई चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण की। इसके बाद दूसरी डिफिनेशन है चुंबकन की तीव्रता। सेकेंड डिफिनेशन है क्या, चुंबकन की तीव्रता क्या है। अच्छा ये बताइए, अगर किसी पदार्थ में चुंबकत्व उत्पन्न हुआ है तो उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जरूर होगा, मेन बात। अगर कोई पदार्थ चुंबक है तो उसका अपना कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र जरूर है, सही बात। जब चुंबकीय आघूर्ण होगा, जब तक चुंबकीय आघूर्ण नहीं होगा तब तक हम उसको चुंबक नहीं बोलेंगे। इसका मतलब है कि जब किसी पदार्थ को हम बाहर के चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो पदार्थ के पूरे आयतन में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है कि नहीं, तभी तो वो चुंबक बना। हमने जैसे ये बाहर का चुंबकीय क्षेत्र था, इसमें एक पदार्थ को ऐसा रखा था तो ये एक चुंबक बन गया था ऐसे। तो जब ये चुंबक बन गया तो निश्चित रूप से इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा कुछ ना कुछ, ठीक। तो दूसरी डिफिनेशन है चुंबकन की तीव्रता। क्या है चुंबकन की तीव्रता, कि जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके संपूर्ण आयतन में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। क्या लिखेंगे कि जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, बाह्य चुंबकीय, देखो अब किसके तीव्रता की बात हुई है, अब इसके द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, इसके द्वारा जो चुंबक बना इसने जो उत्पन्न किया उसके चुंबकन की तीव्रता की बात हो रही है। जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके संपूर्ण आयतन में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। उसके संपूर्ण आयतन में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। संपूर्ण आयतन में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। प्रति एकांक आयतन में, मतलब एकांक आयतन में जितना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। पदार्थ के जैसे प्रति एकांक आयतन में, यही डेफिनेशन है यहां से, प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। इसका प्रतीक आई, कैपिटल, इसका प्रतीक क्या है, कैपिटल आई है। इसका चुंबकन की तीव्रता का। इसके बाद इसका प्रतीक क्या है, कैपिटल आई। आई बराबर आप लोग क्या लिख सकते हैं, अगर V आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण M हो तो I बराबर हो जाएगा
m/v। देखो जब इसको डिफाइन करोगे तो v का मान 1 ले लोगे, तो एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। प्रतिकाई हो गया। वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, I वेक्टर बराबर m वेक्टर बटे में v। ठीक, m वेक्टर बटे में क्या, v। तो इसकी दिशा जो है चुंबकीय आघूर्ण की दिशा में ही होगी, अर्थात दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। देख लो ना, इसमें जो चुंबकत्व उत्पन्न होगा चुंबकन की तीव्रता दक्षिणी से उत्तरी पूरी ओर आएगी, दक्षिण से उत्तर की ओर, जो उसी दिशा में हमारा चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो इसकी दिशा हो गई दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की। मात्रक, इसका मात्रक हो गया क्या, इसका मात्रक है m का होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, v का क्या, मीटर क्यूब। तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर। विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा एम्पियर की है a l-1a, और ये राशि कैसी हो जाएगी, ये राशि हो जाएगी वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, क्या मैंने देखा, मात्रक एम्पियर प्रति मीटर, विमीय सूत्र l-1a, और राशि कैसी हो गई, सदिश। ठीक, तो ये आपके चुंबकन की तीव्रता थी। ठीक।